और आइए विस्तार से सियासी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर हरियाणा से है। नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल शपथ ले ली थी। आज विश्वास मत का जो प्रस्ताव है वो विधानसभा में रख दिया गया है। उसी पर इस समय हरियाणा विधानसभा में बहस चल रही है। विश्वास मत पर चर्चा के लिए 2 घंटे का वक्त तय किया गया है। बड़ी खबर ये इस बीच दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है जेजेपी, उसने अपने विधायकों को गैर हाजिर रहने का व्हिप जारी किया है। विश्वास मत पर बहस के दौरान जेजेपी के 5 विधायक सदन के बाहर चले गए। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं सचिन से कि अभी जो विश्वास मत वाला प्रस्ताव रखा गया है उस पर 2 घंटे का वक्त तय हुआ है, चर्चा चल रही है, लेकिन इस सब के बीच जो जेजेपी का रुख है, जब पार्टी की तरफ से पहले ही कह दिया गया था व्हिप जारी करके कि इसमें शिरकत नहीं करनी, बावजूद इसके जेजेपी के कुछ विधायक पहुंचते हैं, हालांकि बाद में वो सदन से बाहर निकल जाते हैं। ये मामला है क्या सचिन? जी रोमाना, देखिए जेजेपी की बड़ी रैली है हिसार में और उसके बावजूद जेजेपी के विधायक जो हैं विधानसभा में पहुंचे हैं। व्हिप जो है जारी हुआ है कि वो एब्सेंट रहेंगे विधानसभा से। तमाम जो विधायक हैं जेजेपी के जननायक जनता पार्टी के, तो वो विधायक जो हैं अब जो हैं बाहर चले गए हैं। पर ये साफ दर्शाता है कि जननायक जनता पार्टी के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है, विधायक जो हैं उनके इंटैक्ट नहीं है। तो अब सवाल यही है, क्योंकि व्हिप जारी हुआ है तो उन विधायकों की जो सदस्यता है वो रद्द होने का खतरा था। अगर वो व्हिप को फॉलो नहीं करते, व्हिप को डिसोबे करते, तो वो विधायक बाहर चले गए हैं। पर कहीं ना कहीं जेजेपी का जो कुनबा है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है। मुझे लगता है अभी टेक्निकली इस मामले पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर व्हिप ये जारी हुआ है कि साहब आपको विधानसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं होना है, तो फिर आप विधानसभा में चले जाते हैं। मतलब आपने अपनी अटेंडेंस तो लगा दी ना, जब आपको ये कहा गया आज के दिन के लिए व्हिप जारी करके कि साहब आपको विधानसभा से गैर हाजिर होना है। अब ये जो जेजेपी के विधायक गए हैं तो जाहिर सी बात है इन्होंने अपनी अटेंडेंस तो मार्क कर दी है। ऐसे में क्या इसको व्हिप का उल्लंघन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। हालांकि इतना जरूर है कि हिसार में जहां पार्टी की रैली हो रही है वहां से ये विधायक गैर हाजिर जरूर हैं। इसीलिए ये सवाल जेजेपी के भीतर फूट और टूट का जो सामने उठ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल सचिन इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ूंगी। गठबंधन टूटने और आज की जो रैली है जेजेपी की तरफ से उसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पार्टी के जो मुख्य रणनीतिकार हैं केसी बांगड़, उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है और वो कह रहे हैं कि आगे की रणनीति आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बता देंगे। जेजेपी की ओर से हरियाणा के हिसार में 9 संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए केसी बांगड़ जी मौजूद हैं, जेजेपी के मुख्य रणनीतिकार माना जाता है। सर, इस 9 संकल्प रैली के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए, आज की रैली हमारी पूर्व निर्धारित रैली थी और तकरीबन 15 दिन पहले हमने इस रैली के आयोजन की तिथि घोषित की थी, क्योंकि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्म दिवस है। आज उनका जन्म दिवस मनाने हेतु उनके हजारों कार्यकर्ता, हजारों लाखों की संख्या में उनके समर्थक उन्हें अपनी शुभकामनाएं देने के लिए, उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए यहाँ इकट्ठे होंगे और उनका जन्मदिन मनाने के लिए ही आज की रैली का आयोजन किया गया है। आप इसे जन्मदिन मनाने को लेकर जोड़ रहे हैं, वहीं ये भी बात सामने आ रही है कि एक तरह से शक्ति प्रदर्शन जो है वो जेजेपी की ओर से आज किया जाएगा। नहीं, कि देखो, कल गठबंधन टूटा है, शक्ति प्रदर्शन तो रातों रात में कोई लोगों का शक्ति प्रदर्शन करने का तो समय लगता है। लेकिन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की सेना जो है, उनकी सेना के जो योद्धा हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को अपना आदर्श मानते हैं, वो हजारों लाखों की संख्या में उनका जन्मदिन मनाने के लिए उनके समर्थक जरूर इकट्ठे होंगे। आपको मुख्य रणनीतिकार माना जाता है जेजेपी का। सर, आपको लगता है कि जो विधायक हैं जो कल वहाँ शपथ ग्रहण समारोह में पहुँचे, वो सभी जो विधायक हैं वो यहाँ पर आएंगे? आज हम अपने नायक का, अपने नेता का जन्मदिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम कोई राजनीति की बात, कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो उनका जन्मदिन मनाने के लिए आया हूँ, और बाकी रणनीति क्या है, राजनीति क्या है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही उसका बखान करेंगे। जिस तरह से गठबंधन टूटा और ना कोई विवाद, ना कोई बयान उसके बाद आया, ना कुछ कोई और तस्वीर साफ हुई, तो क्या समझा जाए?
देखो, प्रदेश का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों बदले गए हैं। आगे प्रदेश की क्या तस्वीर होगी आने वाला समय बताएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो साफ तौर से जो केसी बांगड़ जी हैं उनका यही कहना है कि आज की जो रैली है उसमें सिर्फ अजय सिंह चौटाला का जो जन्मदिन है उसको लेकर इस रैली का आयोजन किया गया है। और जहां तक सभी जो दूसरे सवाल है उनको लेकर जो तस्वीर है वो अब से कुछ घंटे बाद साफ होने की बात जो है वो केसी बांगड़ की ओर से की गई है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, हिसार। इसे गजब राजनीति देखने के लिए मिल रही है हरियाणा में। मतलब दो पार्टियां इतने लंबे वक्त से साथ थीं और अलग होती हैं, सत्ता से बेदखल जेजेपी को कर दिया जाता है, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद भी मतलब किसी तरीके का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। इतने संयमित बयान अपने आप में कहीं ना कहीं हैरान कर रहे हैं। और इसीलिए सवाल जो मैं लेकर आई हूं ना आपके लिए वो ये कि जाटलैंड में ये सोशल इंजीनियरिंग या फिर बीजेपी दुष्यंत की यहाँ फिक्सिंग ज्यादा नजर आती है। विजय जी, आपका आकलन क्या है? यहाँ पर पहुंची हैं वो ठीक जगह पर पहुंची हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो ये जिस तरह से अभी बांगड़ साहब बोल रहे थे कि अभी हमने कुछ तय नहीं किया, आरोप नहीं लगा रहे। पहली बात, उससे बड़ी बात है आज जब विधानसभा में विश्वास मत पेश किया है मुख्यमंत्री ने, नायब सिंह ने, तो यदि आपने उनके साथ गठबंधन तोड़ लिया तो आप विपक्ष में हो गए और आपको व्हिप जारी करना चाहिए था कि हम इस विश्वास मत के खिलाफ वोट करेंगे। सही बात। लेकिन आपने विश्वास मत के खिलाफ वोट नहीं किया। एब्सेंट का मतलब तो सपोर्ट ही होता है एक तरह से। आपने कोई क्लियर स्टैंड ही नहीं क्लियर स्टैंड नहीं क्लियर स्टैंड मतलब गुंजाइश छोड़ दी कि आप सब बचाने की गुंजाइश कर दी है। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे हैरानी कांग्रेस पर हो रही है क्योंकि बीजेपी के पास 48 वोट हैं जो बताया जा रहा है। 90 में से 48 वोट बहुत करीब करीब है बहुमत के। यदि कांग्रेस स्ट्रेटेजी बनाती तो जेजेपी को, कांग्रेस को, जो 6 निर्दलीय हैं उनको साथ लेकर कम से कम सरकार को एक परेशानी में तो डाल सकती थी। लेकिन आप देखिए कि दुष्यंत को वहाँ पर जब नायब सिंह को बनाया गया तो एक ओबीसी वोट को ध्यान में रखते हुए उनको किया गया। एक तो है ही एंटी इनकम्बेंसी खट्टर साहब के खिलाफ, वो तो है ही, लेकिन 30% जो ओबीसी वोट है वो और 15-20% जो पंजाबी वोट है उसको मिलाकर वो कर रहे थे। जाट वोट जो था उसको ध्यान में रखते हुए जो आप फिक्सिंग का सवाल करें वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जाट वोट दुष्यंत चौटाला के साथ हैं और वो बीजेपी के खिलाफ नहीं खड़े हैं। तो कांग्रेस का जो जाट वोट है, हुड्डा साहब का जो और दूसरे लोगों का, उस वोट में किस तरह से बांटा जाए। विरोधी जो जाट वोट है कहीं ना कहीं उसको डिवाइड, एकजुट उसमें सेंधमारी तो वो एक तरह से बीजेपी का ही फायदा होगा। और आपने अभी जो कहा ना कि साहब कांग्रेस यहाँ पर 30 विधायक कांग्रेस के और 41 बीजेपी के, और कहा तो अभी हाल ही में 10 जेजेपी के हैं। और कहा तो अभी हाल ही में हिमाचल हमने देखा वहां तो 40 और 25 था। बीजेपी वहां 25 पर थी, कांग्रेस वहां पर 40 पर थी, सरकार में थी और किस तरीके से वहां। और दुष्यंत जी ने इसलिए सोचा कि वहां विधानसभा चले गए तो मतलब पार्टी टूट ही जाएगी साफ साफ। यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, हो क्या रहा है ये हिमाचल में? मैच फिक्सिंग, माफ कीजिएगा, हरियाणा में मैच फिक्सिंग है ये आपने जो अपना विषय बताया वो या हटा दीजिए तो दोनों चीजें हो रही हैं उसमें। मतलब एक तरफ तो जाटलैंड में उसको सोशल इंजीनियरिंग भी हो रही है और मैच फिक्सिंग भी हो रही है, दोनों ही काम हो रहे हैं। पिछड़ा वर्ग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने आप को और मजबूत करना चाहती है और ये बात सही है कि हरियाणा की राजनीति जाट वर्सेस अदर्स की है जी। अब वो जाट वर्सेस अदर्स में अदर्स इनको पता है कि जाटों का वोट जरा कम उनके साथ में है, उसको लेकर के तमाम बातें रही हैं, तमाम इतिहास भूगोल रहा है पिछले 5-7 साल का। इस वजह से थोड़ा सा विरोध है। लेकिन वहाँ संभावना भी इनको नहीं उतनी ज़्यादा नज़र आती। लेकिन जहाँ जहाँ संभावना है तो 20-22% जाट को किनारे करके, ऐसे करना ऑफिशियली कहीं नहीं होता है किनारे करना वाला, और अभी भी अगर आप सांसद अभी भी यहाँ पर अब 2 सांसद हैं, एक नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो जाट वोटर है और जो बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी से नाराज है, उस जाट वोटर का प्रभुत्व जो है उसको भी खत्म कर दिया जाए, उस जाट वोटर की जो ताकत है वो खत्म कर दी जाए, वो जाट वोटर बट जाए। इसी वजह से ये मैच फिक्सिंग, रामकृपाल सर, दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के बीच, दुष्यंत चौटाला यहाँ पर कठपुतली ज्यादा नजर आ रहे हैं बीजेपी की। देखिए रोमाना जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सीधी एक बात है कि हरियाणा में लोकसभा में तो मालूम है, खुद चौटाला जी को भी ये बात मालूम है कि बीजेपी का अपर हैंड है और बीजेपी जीत जाएगी, एक सीट उनको दे न दे। लेकिन जो मेन दृष्टि है कि अगला जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें क्या होगा, उसमें मुझे ऐसा लगता है बीजेपी और चौटाला में एक अंडरस्टैंडिंग है। जब भी कोई त्रिकोणीय लड़ाई होगी तो निश्चित तौर पर उसमें कांग्रेस के लौटने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। और इसलिए कि जो जाट का मामला जैसा आप कह रही हैं, ओबीसी बीजेपी के साथ है, बहुत मैं नहीं कह रहा हूँ 100% साथ है,
लेकिन उसका एक बहुत बड़ा तबका साथ है और इनके सैनिक के जाने के बाद वो और हो गया है। तो विधानसभा में अगर त्रिकोणीय लड़ाई होगी तो निश्चित तौर पर फिर यही जो अभी है गठबंधन, फिर आगे चल करके 6 महीने के बाद चौटाला और बीजेपी की सरकार बनेगी, ये सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि कांग्रेस किसी तरह से वहां रिवाइव बिल्कुल। इसीलिए वो जो अभी अक्कू सर कह रहे थे ना, वही शायद बिल्कुल सटीक बात है कि या की जरूरत ही नहीं है। कुर्बान अली साहब, सोशल इंजीनियरिंग भी और मैच फिक्सिंग भी। बिल्कुल, अब आपने मैच फिक्सिंग का शब्द इस्तेमाल कर दिया है और उसका हमने ताज़ा नमूना देखा ही कि व्हिप जारी करके कहा गया कि सरकार को बचाना है। लेकिन मुझे ये पार्टी विद द डिफरेंस की जो एक नई पॉलिटिक्स है और जो बहुत ही हैरत कर देने वाली है, एक विचित्र तरह की राजनीति सामने आ रही है। कल सुबह 10 बजे तक किसी को नहीं मालूम था देश में कि मनोहर खट्टर साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं और 5 बजे तक एक नया मुख्यमंत्री आ जाएगा। इसके मायने क्या हैं, ये इसके पीछे रहस्य क्या है, सीक्रेसी क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आ रही है। वो बीजेपी ओबीसी की राजनीति करे, जाट राजनीति करे, ना करे, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी कौन सी वजूहात थी, मजबूरी थी, ये कम से कम देश को पता चलना चाहिए कि 9.5 साल के बाद मनोहर खट्टर वन फाइन मॉर्निंग सैक कर दिए जाते हैं। इसको सैकिंग कहेंगे क्या? और बीजेपी का जो भी कदम होता है वो कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति में विनेबिलिटी को देखकर लिया जाता है, ये भी हम सब जानते हैं। बस बड़ी खबर आ रही है, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी कांग्रेस सांसद परनीत कौर बीजेपी में शामिल होंगी। पटियाला से बीजेपी उम्मीदवार बनाई जा सकती हैं परनीत कौर फिलहाल पटियाला की ही सांसद हैं। कांग्रेस के टिकट पर पिछली बार पटियाला से सांसद चुनी गई थी वो, और अब बीजेपी में शामिल होंगी परनीत कौर। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी जो हैं नीरज पांडे, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं नीरज से। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये कयास लगाया ही जा रहा था कि परनीत कौर भी बीजेपी ज्वाइन करेंगी और लोकसभा चुनाव से पहले तो ये हो ही जाएगा। उसी दिशा में स्क्रिप्ट आगे बढ़ते हुए नीरज। जी बिल्कुल रोमाना, भी उसी दिशा में स्क्रिप्ट आगे बढ़ रही। परनीत कौर कल भारतीय जनता पार्टी में 2 बजे ज्वाइन करेंगी। अभी 3 दिन पहले ही उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और उनके आने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया, चूँकि पटियाला से वो सांसद हैं, कांग्रेस के सिंबल पर पिछली बार चुनाव लड़ी थी और सांसद बनी थी, और माना जा रहा है कि इस बार पटियाला से ही भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकती हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, उनके तमाम समर्थक भारत में आ चुके हैं। उनकी पत्नी भी कल भाजपा में ऑफिशियली ज्वाइन कर लेंगे। और सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या पति पत्नी दोनों को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया जा सकता है? कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी उतारा जा सकता है लोकसभा चुनाव में? देखिए, अभी तक जानकारी ये आ रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह अमृतसर से चुनाव लड़ सकते हैं और पटियाला से उनकी पत्नी परनीत कौर चुनाव लड़ सकती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव न लड़ें और वो अपने बेटे को अमृतसर से चुनाव लड़ाएं, लेकिन ये माना जा रहा है कि परिवार के कम से कम 2 लोग अमृतसर की सीट 2014 में जीती भी थी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, तब बीजेपी की तरफ से वहां पर चुनाव मैदान में अरुण जेटली को उतारा गया था और अरुण जेटली को शिकस्त दी थी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2014 लोकसभा चुनाव में। वो दौर जो मोदी लहर वाला दौर था, और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उनकी पत्नी परनीत कौर जो 2019 में पटियाला से सांसद चुनी गई थी, वो कल बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी ऑफिशियली। परनीत कौर जो हैं, उन्हें पटियाला से बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है और कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। बहुत मुमकिन है वो खुद या फिर उनके बेटे जो हैं उनको अमृतसर से लोकसभा चुनाव मैदान में बीजेपी उतारे। बहुत शुक्रिया आपका नीरज पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ। जेजेपी के नेता हैं, हरियाणा के डिप्टी सीएम रह चुके हैं दुष्यंत चौटाला की पहली प्रतिक्रिया आने वाली है। दुष्यंत चौटाला कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आज दुष्यंत चौटाला की पार्टी की तरफ से नव संकल्प रैली की जा रही है जो पहले से ही तय थी हरियाणा के हिसार में, और उससे पहले दुष्यंत चौटाला की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। देखिए, कई तरीके के सवालों में इस वक्त जेजेपी घिरी हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जेजेपी का अस्तित्व भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जेजेपी में फूट और टूट नजर आ रही है, और वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैच फिक्स है बीजेपी और दुष्यंत के बीच। इन तमाम सवालों को लेकर जो हरियाणा की सियासत है वो अब किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इस पर भी बात करना जरूरी। ऐसे में सवाल ये कि नए चेहरों के साथ चुनाव, ओबीसी को साधने का ये दाव, जिस तरीके से नायब सिंह सैनी जो ओबीसी समाज से आते हैं, सैनी समाज ओबीसी
समाज से जुड़ा हुआ समाज है, उनको सीएम की कुर्सी पर बिठाना, ये जो समीकरण है ओबीसी वाला, पिछड़ा, उसको साधने की यहाँ कवायद बड़ी कोशिश है। और जो प्रधानमंत्री लगातार खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वोट को लेकर पूरे देश भर में भी जिस तरह से काम कर रही है, उसमें एक और ओबीसी चीफ मिनिस्टर आपको दे दिया गया और 30% वोट है, कम भी वोट नहीं है। और बीजेपी को पता है कि जाट वोट को साधना थोड़ा सा मुश्किल काम है उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे आईएनएलडी है, जेजेपी है, कांग्रेस है। तो उसके अलावा जो नॉन जाट वोट है उसमें किस तरह से मजबूत पकड़ की जाए, उसके लिए नायब को वहाँ पर रखा गया है। हालांकि एक बड़ा कारण तो एंटी इनकम्बेंसी मनोहर लाल खट्टर का था, उसकी वजह से उनको हटाया गया और उनके सबसे विश्वस्त माने जाते हैं नायब सिंह। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल अक्सर, मतलब वो जो जाट वोट है जिसका प्रभुत्व हरियाणा में, लेकिन उस पर दावेदारी वाली कई पार्टियां हैं जिनका जिक्र अभी विजय सर कर रहे थे। तो ऐसे में अब सवाल ये कि ये ओबीसी चेहरा, तो कुल मिलाकर ओबीसी वोट को कंसोलिडेट करने के लिए ही ये रणनीति नजर आती है। वैसे भी ये जो इतिहास रहा है अभी हाल का जो 10 साल में, ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के साथ में ज़्यादा रहा है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के पास बिल्कुल नहीं रहा है या चौटाला की पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके बीजेपी ने उसे कंसोलिडेट किया है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि वो नॉन जाट बना करके, और उसमें भी कुछ वर्ग ये माना जाता है कि इनके साथ हैं, तो ओबीसी को और कंसोलिडेट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है जब प्रधानमंत्री देश की सभाओं में मंचों से कहेंगे कि हमारे साथ जो है वो 7 ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो एक बहुत बड़ा बयान होता है, वो नंबर बढ़ा और करके। वो जो विपक्ष की पूरी जुगत थी ना कि किसी तरीके से मंडल वर्सेस जातीय कमंडल वाला जो 2.0 इस बार 2024 चुनाव में उसे धार दे दी जाए, उसको तो पूरी तरीके से विपक्ष के हथियार को कौन दी यहाँ पर, दोनों ही नॉन बिल्कुल बीजेपी जो है वो अपनी रणनीति के साथ करती हुई नजर आ रही है। इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं हिसार, जहां पर जेजेपी की बड़ी रैली होनी है। वहीं से हमारे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं दिव्यांकर से किस तरीके की भीड़ यहाँ पर देख रहे हैं, और आपके पीछे जो मंच सजा हुआ है उस पर जेजेपी के कौन से बड़े नेता अभी तक पहुंचे हैं, किसका इंतजार किया जा रहा है, पूरा अपडेट बता दीजिए। जी बिल्कुल रोमाना, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर अभी कौन कौन से नेता आ गए। मेरे ठीक पीछे जो मंच बना हुआ है वहाँ पर आप देख पाएंगे कि सरदार निशान सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आपको नजर आएंगे। इसके अलावा केसी बांगर जो वरिष्ठ नेता माने जाते हैं जेजेपी के, वो भी यहाँ पर आए। इसके अलावा तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो आपको यहाँ पर मंच पर आपको नजर आएंगे। इंतजार हो रहा है दुष्यंत गौतम का, और माफ कीजिएगा दुष्यंत चौटाला का, जो डिप्टी सीएम रहे हैं, और कल ही जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जिसके चलते उनको सरकार से बाहर जाना पड़ा। और जो जानकारी साफ तौर से निकल कर आ रही है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला ट्रैक्टर पर सवार होकर आ रहे हैं। तो एक तरह से किसानों के लिए समर्थन देने की जो कोशिश है, जिस तरह के जो आंदोलन चल रहा है हरियाणा के भी अलग अलग हिस्सों में जो आंदोलन किसानों का चल रहा है, तो एक तरह से अब जो दुष्यंत चौटाला है वो किसानों के साथ के रूप में एक तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और जिस तरह की जो बातें, जिस तरह का जो अनुमान लगाया जा रहा था कि जो जानकारी निकल कर आ रही थी कि कहीं नहीं, किसानों के साथ दुष्यंत चौटाला हैं, ये वो प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या किसानों को दुष्यंत चौटाला कबूल होंगे? क्योंकि दुष्यंत चौटाला तो खुद सरकार में थे, सत्ता में थे, जब किसान ये कह रहे थे कि साहब हरियाणा सरकार ने हम पर जुल्म ढाया है, हरियाणा सरकार हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है, हम दिल्ली कूच करना चाहते हैं, तो उस सरकार का तो हिस्सा रहे और खुलकर कभी अपनी सरकार को लेकर कुछ कहा नहीं। और अब जो राहें अलग हुई हैं वो भी लोकसभा चुनाव में, क्योंकि सीटों में वो हिस्सेदारी नहीं मिल पाई दुष्यंत चौटाला को जो वो मांग रहे थे। तो क्या इस सारे माहौल में खुद को किसानों के साथ दुष्यंत चौटाला जोड़ पाएंगे? कोशिश वो यही करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हुई जानकारी सामने आई है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने दावा किया उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया है। चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा पूरा ब्यौरा दे दिया गया है। तो ये जानकारी एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई है।